प्यारे बच्चों नमस्कार। जो हमारे टॉपिक चलेगा आज का वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप के ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग क्या कर चुके हैं कि ग्रुप थ्योरी की एक नई ब्रांच पे आ चुके हैं जिसका नाम है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। इस डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप वाले टॉपिक में हम लोग इसके बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच देखने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक चलेगा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद चलेगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद और चलेगा इसकी थ्योरम्स चलेंगे, फिर दोनों के बीच में रिलेशन चलेगा, फिर डिफरेंस, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें चलेंगी। तो जो टॉपिक हमारे स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और इसके बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं। तो उस बहुत सारे लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 आपका डायरेक्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो कि आज चलेगा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे को आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी है, क्योंकि आप जो ये पढ़ रहे हो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसको पढ़ने के पीछे आपका लॉजिक भी होना चाहिए कि आप इस चीज को क्यों पढ़ रहे हो और क्या इसको आप अपनी पुरानी चीजों से रिलेट कर सकते हो। तो उसके लिए मेरे को आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले जैसा कि देखिए बचपन में 6th क्लास या 6th स्टैंडर्ड की बात है, हम लोग वहां पढ़ा करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला। वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से था कि मान लीजिए आपके पास ये कोई पॉइंट x है, मतलब कोई लाइन x है और ये कोई रियल लाइन आपके पास y है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है, तो फाइनली इस वाले पॉइंट को कहा जाता था x, y, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट के अंदर x, y, जिसको हम लोग कार्टेशियन पॉइंट बोल दिया करते थे। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे और बड़े होते गए। फिर एक समय आया जब हम लोग 11th क्लास में आ गए और 11th क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं x, y, x, y, x, y, x, y, चाहे जहां पर भी इस पूरे के पूरे 2D स्पेस में, चाहे जहां पर भी कोई भी पॉइंट x, y आपको मिल जाएगा, तो उसके बीच में हम लोगों ने प्रोडक्ट देखा कि हम लोग उनकी कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास टॉपिक मिला था कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले टॉपिक में खास चीज हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से दो, अगर आपके पास कोई डिफरेंट टाइप्स के सेट दे देते हैं a और b, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करी जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट a इज इक्वल टू आ गया 1 2 3 और अनदर सेट आपके पास b की, सिर्फ मैं रफली एग्जांपल दे रहा हूं जो कि यहाँ पे समझा रहा हूं मैं। अभी तो मैं अपना एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा तो फिर वहां पे समझाऊंगा। ये बेसिक चीजें हैं तो इसलिए मैं थोड़ा इस लेवल पे बता रहा हूं आपको ताकि समझ आ जाए। तो वहां पे क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग किसी दो सेट की मल्टीप्लाई करते थे। सेट की मल्टीप्लाई में जो हमें रिजल्ट मिलता था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला ही रिजल्ट मिलता था। तो वहां पर कुछ इस तरीके से होता था कि अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू आपका a, b, c है, तो जब आप यहाँ पर a क्रॉस b निकालोगे तो a क्रॉस b निकालने का मतलब है ये वाला 1 तीनों के साथ जाएगा, a के साथ भी, b के साथ भी, c के साथ भी। तो आपके पास इस तरीके से डेनोट करा जाएगा उसको कि स्मॉलेस्ट ब्रैकेट 1, a, फिर अगली बार आएगा आपके पास स्मॉलेस्ट ब्रैकेट 1, b, फिर आएगा आपके पास स्मॉल ब्रैकेट 1, c। तो 1 जो था वो तीनों के साथ रिलेट कर गया। फिर आपके पास ये 2 वाला पॉइंट आएगा, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, a, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, b, ऐसे ही फिर 2, c, फिर ऐसे 3, a, 3, b, 3, c, जो कि पॉसिबल भी है क्योंकि आपके पास अगर कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है मान लीजिए, तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे मान लो सिर्फ मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं, अभी रियल नंबर पे नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर रियल लाइन ऐसे डिनोट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए मैं सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं, जो कि कुछ ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर भी आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट है, ये वाले, ये आप समझ रहे हो। रियल लाइन पे यहाँ पे पॉसिबल मेरे को ऐसे हर एक पॉइंट के लिए रियल लाइन खींचना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं रियल लाइन ना लेके नेचुरल नंबर के ऊपर बात करूंगा। तो मान लीजिए आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ड्रॉ इस तरीके से मान लीजिए हो जाएगा, ये वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये वाला भी इस तरीके से हो जाएगा। वैसे ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास इस तरीके से हो जाएगा और ये वाला कोऑर्डिनेट इस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जितने कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, ये वाला, आपके पास ऐसे जितने पॉइंट है ये सारे के सारे आपके पास पॉइंट आएंगे जिन्हें डोनोट कुछ इस तरीके से x, y के फॉर्म में करा जाएगा, जहां पर x आपके पास ये x यूनिट की डिस्टेंस है, y आपके पास ये y यूनिट वाली डिस्टेंस है। ये आपको समझ आया। और ये स्मॉल x जो है वो बिलोंग कर रहा है इस कैपिटल x में और ये स्मॉल y जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल y पे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्मॉल x कहां से आया, ये वाली डिस्टेंस से आया, स्मॉल y कहां से आया, कैपिटल y की डिस्टेंस से आया। तो आपके पास बोला गया था स्मॉल x जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल x से और स्मॉल y जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल y से, ये बोला गया था। यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा भी था।
तो अब इसी का एक एडवांस वर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ आप एडवांस वर्जन बोल सकते हो, जो कि ग्रुप थ्योरी में आ जाएगा। हम लोग वहां पर इस बार सेट तो हम लोग ले लिया, ये तो हमने सेट वाला तो जानते हैं कि अगर किसी दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाई जाए, ए क्रॉस बी करवाई जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाई जाए, उसके एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करवाई जाए, तो वो इस तरीके से होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो सेट हमारे पास इस समय गिवन होगा, क्योंकि अब हम लोग अपडेट हो चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे आ चुके हैं, तो अब हम लोग वहां देखेंगे कि जो हमें सेट दिया हुआ है, अगर वो सेट ग्रुप निकल जाए, और वो ग्रुप निकल जाए और आपके पास मैं उनकी प्रोडक्ट करवाऊं, प्रोडक्ट करवाने का मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट करवा रहा हूं, जिसका टॉपिक का नाम दिया डायरेक्ट प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी दो अलग अलग वे हैं, तो आज हम लोग एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, अभी तो मैं शुरू करूंगा। तो उसमें अगर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पास सेट दे जाए और वो सेट अगर ग्रुप बन जाए, तो ग्रुप बनने के बाद क्या एक खास तरीके की कंपोजिशन के साथ, मैं खास तरीके का वर्ड लगा रहा हूं क्योंकि उस प्रोडक्ट में उस कंपोजिशन का यूज करा जाएगा। जो हमें एक सेट दे दे, वो सेट क्या एक खास तरीके के कंपोजिशन के साथ अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट करेगा, तो क्या वो आपका ग्रुप बनेगा। हम लोग ये सारी चीजें वहां पढ़ेंगे, ये आपको समझ आया। तो वो कोई नई नहीं है, कोई ऐसी मतलब बना नहीं दी है किसी ने भी, आया मतलब ऐसे उठ कर आए और अपने यहाँ पर एक सेट ए लिखा, एक सेट बी लिखा, गुना कर दी, डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया, ऐसे बना नहीं दिया। उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का लॉजिक है, और वो लॉजिक आपके पास यहाँ से उसने उठाया है। वो यहाँ से इस बात को काफी अच्छे से जानता है कि दो सेट की प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से करी जाती है, रिजल्ट में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिलते हैं। तो उन्होंने ये देखा, उन मैथमेटिशियन ने ये देखा कि अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पर ये सेट जो है, ये सेट आपके पास नॉर्मल एक सेट है, एक वेल डिफाइंड सेट है, मतलब सेट के अंदर ही वेल डिफाइंड रहता है, एक सेट है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर मैं कोई ग्रुप लेकर आऊं, मतलब एक ग्रुप किस चीज को कहोगे, एक सेट को ही तो कहोगे। तो अगर मैं कोई ग्रुप लेकर आऊं और उस ग्रुप को किसी एक खास तरीके का कंपोजिशन के साथ, वो खास तरीके का वर्ड अभी मैं बताऊंगा, कंपोजिशन जब लेंगे हम लोग किस तरीके का वो ऑपरेशन है, किस तरीके से डिफाइन होगा, वो लिखा जाएगा। तो उस खास तरीके के कंपोजिशन के साथ वो जो मेरे को रिजल्ट देगा, जो मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट देगा, क्योंकि सेट के मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही मिलते हैं, ये तो पूरी दुनिया मतलब काफी अच्छे से जानते हैं सब लोग। तो वो जो मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देगा, क्या वो भी ग्रुप होगा, ये फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो उस चीज को लिंक जो है वो यहां से करा गया है, ये आपको समझ आया। तो अब करूंगा मैं स्टार्ट, आपको समझ आया। टॉपिक अब स्टार्ट होगा। अब तक मैंने सिर्फ आपको बस बता दिया कि कोई ऐसा मतलब मीनिंग है इसका, पढ़ने का मीनिंग है, कोई ऐसे नहीं कि हाँ चलो ठीक है पढ़ लिया हो गया पास हो गए, ये नहीं, मीनिंग है इसका। टॉपिक हमारा चल रहा है डायरेक्ट प्रोडक्ट, टॉपिक हमारा चल रहा है डायरेक्ट प्रोडक्ट। यहां ऊपर दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। टॉपिक हमारा चल रहा है डायरेक्ट प्रोडक्ट, और डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी हम लोग टॉपिक पे हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला टॉपिक जो है वो दो तरीके से निकलता है, मतलब उसके दो अलग अलग ब्रांच निकलती हैं। पहला निकलता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और दूसरा निकलता है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये आपको समझ आया। तो आज हम लोग एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर है, और उसमें भी हम लोग इंट्रोडक्शन और एग्जांपल वाला पार्ट उसका देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, और फिर स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको समझाया जाएगा क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और फिर क्वेश्चन के बाद इस टॉपिक को फिनिश कर दिया जाएगा। देखिए इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि लेट G1 क्रॉस G2 क्रॉस डॉट 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 Gn इस बी या इस तरीके से, इसको रहने दीजिए, आप इस तरीके से लिखिए कि लेट G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा डॉट 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 Gn, ये लिखिए कॉमा Gn बी एनी n ग्रुप्स, बी एनी n ग्रुप्स, be any n groups whose Cartesian product is, whose Cartesian product is G1 cross G2 cross dot 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 cross Gn is equal to G1 comma G2 comma G3 comma G3 डॉट 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 कॉमा Gn, इस तरीके से आपका ये सेट है। और इसके अंदर Gi जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल Gi से, Gi जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल Gi से, सच दैट वेयर I जो है
या मैं यहाँ लिखूं जी आई वेयर आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n है, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। इट इज इजी, बाकी आगे हम लोग बाद में देखेंगे। विद ये लिख देता हूँ, विद रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन, विद रेस्पेक्ट या पूरा लिख दूं, चलो ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन, with respect to the composition G1, G2, G3 Gn में मल्टीप्लाई करवाओगे आप G1 डैश, G2 डैश, G3 डैश Gn डैश, रिजल्ट आपको मिलेगा G1 डैश, G2 डैश, G3 डैश Gn डैश, ये ठीक है, और ये आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड यू कैन, वो मैं अभी लिख लूंगा बाद में। देखिए आपको समझाता हूँ, हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला टॉपिक है, क्योंकि हमारी क्लास जो है मेन अभी स्टार्ट हो रही है, तो हमारा टॉपिक जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला टॉपिक चल रहा है। और डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले टॉपिक में भी आज हम लोग एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पार्ट देखेंगे। और उसका स्टेटमेंट कुछ ये कहता है कि लेट G1, G2, G3 और Gn be any n groups whose कार्टेशियन प्रोडक्ट इज। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का निकालते थे बचपन में, लोअर क्लासेस में, लेकिन अब हम लोग थोड़ा एडवांस क्लास में आ गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो रहेंगे तो सेट ही, लेकिन उन सेट का नाम है ग्रुप, क्योंकि उन सेट के पास वो सारी कंडीशन होंगी जो ग्रुप की कंडीशन है, मतलब वो सेट वो ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे। ये समझ आया? तो वो आपके पास G1, G2, G3 ऐसे करके जो कुछ भी है Gn, ये ग्रुप है। ग्रुप होने का मतलब ये एक सेट है, समझ आया? क्योंकि हम लोग सेट की ही जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। whose कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से G1 क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना ना, तो प्रोडक्ट करने के लिए तो क्रॉस वाले सिंबल लगाओगे। अब ये तो है नहीं, एलकेजी क्लास में मल्टीप्लिकेशन गुना से होता था, तो फिर अब बड़े हो जाएंगे तो फिर डिवाइड से कर देंगे, सिंबल तो वही रहता है मल्टीप्लिकेशन का। तो G1 क्रॉस G2 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस Gn जो होगा वो आपका बराबर आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट G1, G2, G3 ऐसे करते करते Gn, जहां पर हर एक जो Gi है, Gi का मतलब G1 भी हो सकता है, Gi का मतलब G2 भी हो सकता है, Gi का मतलब G3 भी हो सकता है, Gi का मतलब Gn भी हो सकता है। ये सारा का सारा बिलोंग करेगा कैपिटल Gi। मतलब अगर स्मॉल gi का मतलब हो सकता है स्मॉल G1 की बात कर रहा हो तो वो कैपिटल G1 में बिलोंग करेगा, स्मॉल G2 होगा तो वो कैपिटल G2 में बिलोंग करेगा, स्मॉल G3 होगा तो वो कैपिटल G3 में बिलोंग करेगा। ऐसे करते करते कोई भी स्मॉल Gn होगा तो वो कैपिटल Gn में बिलोंग करेगा। ये समझ आ? यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है कि जो I है वो आपका 1 और 1 के ग्रेटर देन और इक्वल है, मतलब 1 के बराबर भी है, 1 से बड़ा भी है, और n से छोटा भी है, और n के इक्वल भी है। और विद रेस्पेक्ट, ये कंपोजिशन खास तरीके का दिया हुआ है कि आपके पास उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो यहां तक होगा। ये समझ है? नीचे वाली चीज अभी भूल जाइए, मैंने क्या लिखा हुआ है उसको मत देखिए, ऊपर वाला देखिए, सिर्फ यहां से यहां तक। क्या बोला मैंने ये बोला कि आपके पास जनरली मान लीजिए कोई भी सेट देगा, कोई भी आपके पास, क्योंकि प्रोडक्ट करवाने के लिए कम से कम 2 सेट की जरूरत तो पड़ेगी, वरना मैं अगर एक ही सेट देगा तो खुद से करवा सकता हूं, अनदरवाइज मैं और किसी सेट की मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता। समझ आया? तो प्रोडक्ट करवाने के लिए मान लो अगर वो आपके पास कोई ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट देता है तो आपको उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवानी है। तो प्रोडक्ट करवाने का मतलब G1 क्रॉस G2 ऐसे करते करते Gn करवाने का मतलब आपको उसके सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैंने इसे भी गलत लिख दिया क्या? चलो लिखा, यही से मिटो देता हूं, अब इसको थोड़ी देर बाद समझा दूंगा मैं, ठीक है? ये मैं रफ कर देता हूं क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ऊपर वाला टॉपिक समझ रहा हूं, ये वाला। तो वो आपके पास जैसे मान लो कोई 2 सेट है, एक सेट है G1 और जिसके पास एलिमेंट कुछ इस तरीके से है 1 और 2, और आपके पास एक अनदर सेट है G3 जिसके पास एलिमेंट कुछ AB टाइप के हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया भी था। तो जब आप यहां पर G1 क्रॉस G2 करवाओगे तो G1 क्रॉस G2 करवाने पर आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा कि यहाँ पर ये जो 1 और 2 है, ये जिस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट बचपन में होती थी सेम वही वाला यहाँ पर तो है।
कि ये वाला 1 जो है ये इस A के साथ भी जाएगा, ये वाला 1 इस B के साथ भी जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पर इस A के साथ भी जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पर इस B के साथ भी जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 1, A, आपके पास बन जाएगा 1, B, आपके पास ये हो जाएगा 2, A और ये वाला हो जाएगा 2, B। ये आपको समझ है? तो सेम वही कंडीशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली, यहाँ पर और कोई नया चेंज नहीं है। आप किसी भी दो पॉइंट की मल्टीप्लाई करवाते हो, मान लो एक सेट आपके पास G1 है, एक सेट आपके पास G2 है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही आएगा जो कि कुछ x, y टाइप का होगा। आप किसी भी दो चीज की प्रोडक्ट करवाओगे तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आएगी, क्योंकि वो हमेशा x, y टाइप का होगा, जहां पर स्मॉल x जो है वो बिलोंग करेगा पहले G1 में, और ये वाला जो y है वो बिलोंग करेगा दूसरे वाले y जो है वो बिलोंग करेगा दूसरे वाले G2 में। सिंपल सी कंडीशन। अगर आप दो चीज की प्रोडक्ट करवा रहे हो तो दो चीज की प्रोडक्ट करवाने का मतलब आपके पास जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आएगा उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करेगा और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सेकंड एलिमेंट सेकंड वाली कंडीशन को बिलोंग करेगा। मान लो आपके पास तीन कोऑर्डिनेट हो गए, एक हो गया G1 क्रॉस, एक हो गया G2 और एक हो गया G3। ऐसे आपके पास मान लो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट है, सेम भी हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तीन सेट है, मतलब मैं 3 बार उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहा हूँ। सॉरी 3 बार नहीं बोल सकता मैं, ये सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि मैं उनकी 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहा हूँ। अब वो 3 सेट डिफरेंट है, सेम है, इम्पिटी सेट है, नॉन इम्पिटी सेट है, अबेलियन है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, कुछ भी हो, जनरली एनीथिंग कुछ भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे लिए मेन कंडीशन है कि मैं 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहा हूँ। तो 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने पर रिजल्ट मेरे को कुछ इस तरीके से मिलता है x, y, z टाइप का। और आप तो इस चीज को काफी अच्छे से जानते भी हो ना कि जो हमारा 3D प्लेन होता है, 3D प्लेन का मतलब उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को x, y, z के टाइप से ही तो लिखा जाता है, जहां पर स्मॉल x जो है वो बिलोंग करता है फर्स्ट वाले सेट में, आपका स्मॉल y जो है वो बिलोंग करेगा सेकंड वाले सेट में, और जो स्मॉल z वो बिलोंग करेगा थर्ड वाले सेट में। ये आपको समझ है? सारी कंडीशन वही वाली तो है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका सेम है जो हम लोग बचपन में लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, यहाँ पर भी वही काम होगा। हमारे पास ऐसे करके चाहे जितने भी सेट दे दे, हम लोग उसको उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे। उसने ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है, जनरल फॉर्म लिखा होने का मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा होता, मान लीजिए एक बार सोच लीजिए, यहाँ पर सिर्फ G1 G2 लिखा होता, तो ये G1 G2 1A के भी, अगर इस सेट के लिए काम करता तो ये G1 G2 1A के भी बराबर होता, ये G1 G2 1B के बराबर भी होता, ये G1 G2 2A के बराबर भी होता, और ये G1 G2 2B के बराबर भी होता। बस मतलब ये जो उसने लिखा है ये जनरल फॉर्म लिखी है। जनरल फॉर्म लिखने का मतलब सारे नंबर यहाँ पर खुद पे खुद इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे जितने एनी क्वांटिटी हो। वो आपको समझ है? सिंपल सी कंडीशन है। और उम्मीद है कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ आया होगा। सिंपल सा, अभी तो मैंने सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया है, अभी तो बहुत लंबा टॉपिक चलेगा ये वाला। ये आपको समझ आया? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला टॉपिक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा काफी अच्छे से। बहुत आसान टॉपिक है, हर चीज को बहुत लिंक करते हुए चलेंगे। कोई भी रेक्टिफिकेशन होगी तो प्लीज आप लोग तुरंत क्विट कर दीजिएगा, रेक्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सी मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब ये कंडीशन आती है कि जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग ग्रुप के ऊपर पढ़ रहे हैं, अभी तो टॉपिक आपका पूरा चलेगा ना, अभी तो मैंने इसका कंप्लीट डेफिनेशन भी नहीं लिखा, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ, किस्तों में समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में, कि आपके पास ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ग्रुप की कुछ इस तरीके से G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn। तो उसके बाद वो कहता है कि इट इज इजी टू वेरीफाई दैट, सॉरी, इट इज इजी टू verify that it is easy to verify that capital G is equal to G1 cross G2 cross G3 cross cross Gn with respect to the composition define as follow, या सिंपल डिफाइन एज कंपोजिशन कुछ इस तरीके से है कि आप जब G1 G2 G3 सॉरी Gn का जब प्रोडक्ट करवाओगे G1 डैश G2 डैश G3 डैश Gn डैश, तो वो रिजल्ट आपके पास बराबर कुछ इस तरीके से आएगा कि G1 डैश कॉमा G2 डैश कॉमा G3
G 3 डैश डॉट 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 G N और G N डैश, या ये G है, ये इसको कंफ्यूज मत होइएगा, मेरी राइटिंग ऐसी है, ये G है, ये G है जी। तो ये उसने कहा है कि आपके पास जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, जिसको हम लोग अब काफी अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये हम काफी आसानी से पता लगा सकते हैं। इट इज इजी टू वेरीफाई दैट G इज इक्वल टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn, मतलब हमने जो इन ग्रुप के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, जो हमने यहाँ पर ग्रुप के एलिमेंट्स, हाँ एलिमेंट्स बोल सकता हूं मैं, या फिर ये कह सकता हूँ जो हमारे पास सेट ग्रुप था, जो भी हमारे पास सेट था G1 G2 G3 ऐसे करते करते Gn, या फिर जो भी हमारे पास ग्रुप था, हमने उनकी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है तो वो भी एक ग्रुप G ही आएगा। समझ आया? दोबारा बोलूंगा, हमने जिन भी ग्रुप की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, हमने जिन भी ग्रुप की, चाहे हमें जो जो ग्रुप दिया हो, ऐसे करके कोई भी ग्रुप दिया हो, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो वो भी एक हमारे पास ग्रुप ही आएगा। और आपको पता है हर एक ग्रुप जो होता है, मतलब हर एक सेट किसी ना किसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनता है। जैसे इंटीजर प्लस के साथ बन गया, रेशनल नंबर जो होता है जीरो के साथ बन गया, नॉन जीरो रेशनल नंबर जीरो के साथ बन गया, नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ बन गया, नॉन जीरो रियल नंबर भी मल्टीप्लिकेशन के साथ बन गया। तो उसी तरीके से ये वाला जो आपके पास G1 क्रॉस G2 ऐसे करते करते Gn, जो आपने इन ग्रुप की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, वो भी एक खास तरीके का कंपोजिशन, अब वो वर्ड यहाँ बता रहा हूं मैं, वो जो खास तरीके का कंपोजिशन है वो इस तरीके से है। क्या कंपोजिशन है कि जब आप कुछ और कुछ मतलब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ कार्टेशियंस की मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग कार्टेशियन है और उनकी आप इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऐसे आएगा, क्या कि पहले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन पहले में होगा, सेकंड वाले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाले में होगा, थर्ड वाले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन थर्ड वाले में होगा, ऐसे करते करते n वाले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन n वाले में होगा। ये आपको समझ आया? कोई कंपोजिशन या ऑपरेशन जो है वो ज्यादा हार्ड तो नहीं है, सिंपल सा ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है कि जब आप किसी भी, मान लीजिए कुछ भी आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, चाहे वो 2D का हो, 3D का हो या ND का हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो जब मैं उनकी प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट करने का सिंपल सा मीनिंग है, वो ऑपरेशन फर्स्ट वाले से ही रिलेट होगा, सेकंड वाले से रिलेट होगा, थर्ड वाले से रिलेट होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जरूरी कोई कंडीशन नहीं है कि आपके जो भी ग्रुप है वो फाइनाइट हो, आपके पास ग्रुप इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट होगा तो आप डॉट 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 लगा दो, लास्ट का पॉइंट Gn मत लिखो। यहां पर मैं लास्ट का पॉइंट Gn ना लिखूं और उसको x, y, z, डॉट 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 के टाइप से दिखा दूं, तो मैं इस कार्टेशियन को इनफाइनाइट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही तो कहूंगा। मेरे लिए यहाँ पर लास्ट का पॉइंट नहीं है, मतलब ये जो इसके एलिमेंट है वो कहीं पर भी रुके नहीं है, तो जब कहीं पर भी नहीं रुके तो मैं इसको कार्टेशियन इनफाइनाइट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही तो कहूंगा। तो सिंपल सा मीनिंग आप समझ जाओगे कि अगर आपके पास इनफाइनाइट ग्रुप है, मान लीजिए जैसे इंटीजर है, इंटीजर तो इनफाइनाइट होता है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है, रियल नंबर इनफाइनाइट, कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट, तो ये सारे जो है आपके पास इनफाइनाइट है। ये आपको समझ आया? तो उनके लिए आप डॉट 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 लगा दोगे, बाकी दो तीन एलिमेंट लिख के बाकी छोड़ दोगे। इनफाइनाइट के हर एलिमेंट तो लिखना पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझ आया? लेकिन फाइनाइट ग्रुप भी मिलेंगे। फाइनाइट ग्रुप जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, क्वाटर्नियन ग्रुप मिलेगा आपको, वो +-1 +-i +-j +-k। साइक्लिक ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर कुछ भी दे दे, कोई भी फाइनाइट नंबर दे दे, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग मिलेंगी फाइनाइट ग्रुप का भी। तो हम लोग फाइनाइट ग्रुप के साथ भी प्ले करने वाले हैं और इनफाइनाइट ग्रुप के साथ भी प्ले करेंगे। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सा टॉपिक, अगर मैं अब इसका समरी दूं तो समरी कुछ इस प्रकार से है, अभी मैं समरी दे रहा हूं, खत्म नहीं हुआ। समरी कुछ इस प्रकार से कि आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, आप उन ग्रुप की कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाइए और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपके पास एक ग्रुप ही आएगा, और वो ग्रुप कुछ इस तरीके से कंपोजिशन के साथ डिफाइन होता है, तो उसको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। समझ आया? कुछ आपके पास ग्रुप है, उन ग्रुप के आप जब प्रोडक्ट करवाते हो तो रिजल्ट आपको जो भी डिफाइन होगा, अगर वो वाली कंडीशन भी कुछ इस खास तरीके के कंपोजिशन के साथ ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो उस रिजल्ट को आपका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहा जाएगा। आपने क्या करा? आपने उन ग्रुप की एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दी। ये समझ आया? आपने उन ग्रुप की एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दी। समझ आया? जब आपने क्या करा, उनके कार्टेशियन एलिमेंट को कुछ इस तरीके के कंपोजिशन के साथ डिफाइन करवा दिया। समझ आया? सिंपल सा मीनिंग है। तो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट था। उम्मीद है मेरे को समझ आ गया होगा, और ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आया समझ,
जो कि बहुत कम चांस है, क्योंकि क्या सिंपल सी तो बताना है कि आपके पास ये समझ आए ना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है, जब ग्रुप के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टाइप आएगा, और वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टाइप इस खास ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो उसको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, दोबारा वीडियो बना दूंगा। ये वाला पार्ट हम लोग रफ करेंगे, कर दें, ठीक है। अब हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि जाओ यहाँ पर हम लोग ये ग्रुप लेके चल रहे थे G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn, ये खुद ग्रुप होता है, ये एक खास तरीके की कंपोजिशन के साथ ग्रुप होता है। अब हम लोग इसे ये दिखाएंगे, ये आपको समझ आया, कोई दिक्कत है? आओ दिखाते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्या बता दूं, हाँ ये बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर आप कहीं के भी मतलब चाहे मेरे रेगुलर फॉलोवर हो या फिर किसी और टीचर के रेगुलर फॉलोवर हो, तो हम वो जितनी भी चीजें बताता है या फिर मैं जितनी भी चीजें बताता हूँ, वो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के लिए आपको बताते हैं कि ये चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए हो रहा है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एडिशन के ऑपरेशन के लिए काम करती हैं, डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन ही है, या फिर किसी अनदर बाइनरी ऑपरेशन के लिए काम करती हैं, कोई भी अलग डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन आपके सामने हो सकता है। तो यहाँ पर भी बात करेगा कि जो आपके पास ग्रुप है, उस ग्रुप का ऑपरेशन किस तरीके से है। अगर उस ग्रुप का ऑपरेशन आपका एडिशन है तो आप जोड़ोगे, मतलब ऐड करोगे। उस ग्रुप का एडिशन आप ऑपरेशन अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई कुछ ग्रुप है और उस ग्रुप का ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए G1 जो है, G1 आपके पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप का ऑपरेशन, सिर्फ ऑपरेशन, एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं, उसका ऑपरेशन एडिशन है, एडिशन, उसका ऑपरेशन एडिशन है। G2 जो है उसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और मैंने मान लिया, चलिए 2 के लिए पहले समझाता हूँ फिर 3 के लिए समझा दूंगा आगे। तो मैंने मान लिया मेरे पास एक G1 एक सेट है जिसका ऑपरेशन एडिशन है, और दूसरी तरफ G2 एक अनदर ग्रुप है जिसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो जब आप यहाँ पर G1 क्रॉस G2 निकालोगे तो आपको रिजल्ट पता है, सिंपल, कोई भी आपको जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिलेगा वो G1 कॉमा G2 टाइप का ही मिलेगा, जहां पे G1 बिलोंग करेगा कैपिटल G1 को और जो स्मॉल G2 है वो बिलोंग करेगा कैपिटल G2 को। इस बात से सहमत हुए हो तो आप समझना, वरना फिर आप दोबारा एक बार पीछे का रिवाइज करो। समझ आया? जो आप G1 क्रॉस G2 करवाओगे वहां पर आपको सारे के सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट G1 G2 टाइप के मिल जाएंगे, जहां पर स्मॉल G1 बिलोंग करेगा कैपिटल G1 से। इसका मतलब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करेगा, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वाले को बिलोंग करेगा। अच्छा क्लियर तो आ रहा है ना? हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ आया। अब हम लोग को देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्या बता रहा था मैं, अच्छा हाँ ऑपरेशन वाला। तो ऑपरेशन के लिए मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए जो आपके पास ये अभी ग्रुप बनेगा, अभी तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट खुद एक ग्रुप होता है, अभी तो करेंगे प्रूफ हम लोग। तो यहाँ पर ये G1 G2 का मान लो हम कंपोजिशन करवाएंगे कोई अनदर G3 G4 के साथ, जहां पर G3 भी बिलोंग करेगा कैपिटल G1 में और G4 भी बिलोंग करेगा कैपिटल G2 में। तो हम लोग इनका जो है कुछ स्टार का मतलब है कोई कंपोजिशन लगवाएंगे। तो आप काफी अच्छे से जानते हो कंपोजिशन का मतलब, हम लोग जब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे इस वाले टॉपिक में, तो कंपोजिशन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ रिलेट करेगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के साथ रिलेट करेगा, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का टॉपिक चल रहा है और उसमें वो खास तरीके का कंपोजिशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो G1 है वो G3 के साथ रिलेट करेगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि G1 और G3 जो है वो कैपिटल G1 से बिलोंग कर रहा है और कैपिटल G1 का ऑपरेशन एडिशन है। तो मैं यहाँ पर G1 डॉट G3 ना लिख के मैं G1 प्लस का G3 लिखूंगा, क्योंकि मेरे एलिमेंट जो है वो जिस ग्रुप से आ रहे हैं मैं उस ग्रुप के ऑपरेशन को मानूंगा। मेरे पास अगर मैंने इसका ऑपरेशन चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए इंटीजर होता है, अब इंटीजर जो होता है वो प्लस के साथ तो ग्रुप बनता है, काफी दुनिया अच्छे से जानती है कि इंटीजर जो होता है वो प्लस के साथ तो ग्रुप बना देता है, लेकिन इंटीजर प्रोडक्ट के साथ ग्रुप नहीं बनाता। ये समझ आया? तो इसलिए आप गलती मत कर देना यहाँ पर कि जब आप G1 ऐसे G2 लिखाओ, G3 G4 लिखाओ और सेट आपके पास कोई एडिशन का ऑपरेशन के साथ है, वो एडिशन के ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना रहे हैं और आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन लिखाओ। जैसे ही आपने मल्टीप्लीकेशन लिखा वो ग्रुप की कंडीशन अनसेटिस्फाई कर देगा। क्यों? क्योंकि वो तो एडिशन के साथ ग्रुप है, मल्टीप्लीकेशन के साथ तो ग्रुप बनेगा ही नहीं।
जनरली कोई भी सेट। ये आपको समझ आया? जब आप सेकंड वाले की करोगे मतलब G2 वाले का मल्टीप्लाई करवाओगे तो G2 का G4 में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन G2 और G4 ऑपरेशन कैसा है उसके सेट का? मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ पर G2 डॉट G4 करवाओगे। क्या इस बात से सहमत हो? सिर्फ मेन कंडीशन ये है कि जो मेरे पास सेट दिया हुआ है मैं उस ऑपरेशन को फॉलो करूंगा, अनदर सेट मेरे पास कोई भी दे दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ आया? तो जरूरी नहीं है हर जगह मल्टीप्लिकेशन चलेगा या फिर हर जगह एडिशन चलेगा, मेरे मन की बात है। या मेरे मन की क्या, जो सामने वाला टीचर मेरे को मतलब क्या बोलूं मैं, जो सामने मेरे हंटर बैठा हुआ है मुझे जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। ये समझ रहे हो? तो उस तरीके से यहाँ पर आपके पास अगर वो एडिशन ऑपरेशन के ऊपर काम कर रहा है तो आप एडिशन लगाओगे, अगर वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, लेकिन आपको खुद देखना है कि आपको वहां पे क्या ऑपरेशन लगाना है। ये समझ आया? तो अब मैं करूंगा प्रूफ, इसे रफ करूंगा, ठीक है। बाकी इनफाइनाइट फाइनाइट को तो बता दिया कि ग्रुप आपका यहाँ पे फाइनाइट हो सकता है, ग्रुप इनफाइनाइट हो सकता है। चलो एक बार और बताऊंगा अभी, लेकिन पहले प्रूफ देखेंगे क्योंकि वो उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जब वो करवा दूंगा तभी और आगे बढ़ पाऊंगा मैं। इसलिए उसने ये बोला कि जब आप G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस डॉट 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 G3 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस Gn करवाते हो तो रिजल्ट आपको कैपिटल G मिलता है। मैं इस बात से सहमत भी हूं और इस बात को काफी अच्छे से जानता हूं कि जब G1 से लेकर Gn तक के सेट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करूंगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, तो रिजल्ट मुझे स्मॉल G1 रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, याद रखना, स्मॉल G1 कॉमा स्मॉल G2 कॉमा स्मॉल G3 कॉमा डॉट 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 कॉमा स्मॉल Gn टाइप का मिलेगा। ये कॉमा है, स्मॉल Gn टाइप का मिलेगा और इसको मेरे को दिखाना है ग्रुप दिखाना है। समझ आया? और ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन वाले लगेगा क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करेंगे अपने जनरल प्रूफ में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही लेके चलते हैं, लेकिन सामने वाला जो भी बंदा बैठा हो, जो भी हंटर मेरे सामने बैठा होगा, वो जिस तरीके से मुझे ऑपरेट करेगा मैं वैसा ऑपरेशन लगाऊंगा। लेकिन प्रूफ करने के लिए मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो मैं भी वही मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ, वरना एडिशन भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पर G1 प्लस कोई अनदर G1 डैश कर दूंगा, G2 प्लस G2 डैश कर दूंगा, G3 प्लस G3 डैश कर दूंगा, प्लस ये तो लगाना है तो लगा दूंगा। और ग्रुप की कंडीशन काफी अच्छे से प्रूफ करना मुझे आता है तो हम उसको कर देंगे। तो जनरली मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं काम करूंगा यहाँ पे। ये हमारे पास जो है उसका एलिमेंट है कुछ, जहां पर हर एक जो GI है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल GI को और I जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 है। हर जगह ये चीज लिखना पॉसिबल नहीं होगा तो मैं सिर्फ इतना लिख के चलूंगा और आपको ये अपने आप दिमाग में याद रखना है। सबसे पहली कंडीशन आती है क्लोजर की कि अगर ये वाला मतलब जो आपके पास ये G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 ऐसे करते करते क्रॉस Gn जो कि कैपिटल G के बराबर है, अगर ये ग्रुप होगा तो इसका मतलब इसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी। और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए मुझे दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। तो दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगा, मतलब मेरे को दो कोऑर्डिनेट चाहिए इस तरीके से, तो मैं एक और जनरली मान लूंगा। यहाँ पर इसने G1 G2 ऐसे करते करते Gn तक तो दिया हुआ है, मैं अगला मान लूंगा G1 डैश G2 डैश। अच्छा मैं कॉमा ना लगाऊं तो खुद याद रखना कॉमा लगा रहा हूं मैं, कॉमा अगर मैं जनरली भूल जाऊंगा तो आप याद रखना कॉमा लगा हुआ है। G1 डैश G2 डैश डॉट 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 Gn डैश। ये समझ आया? मैंने दो कोऑर्डिनेट मान लिए। अब इनको क्लोजर दिखाना है मुझे, ऑपरेशन वही वाला जो अभी हम लोग काम करते आ रहे थे कि पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ। तो देखिए मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा कि G1 डैश कॉमा G2 डैश कॉमा G3 चलिए डॉट 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 कॉमा Gn डैश। मेरे पास ये आएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपना लॉजिक लगाना होगा कि स्मॉल G1 हो चाहे स्मॉल G1 डैश हो, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल G1 को। स्मॉल G2 हो चाहे स्मॉल G2 डैश हो, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल G2 को। ऐसे करते करते स्मॉल Gn हो चाहे स्मॉल Gn डैश हो, बिलोंग कर रहा है कैपिटल Gn को। और मैं यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप की कंडीशन मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहा हूँ। मैंने अभी बोला भी था या मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, सारे के सारे ग्रुप की ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहा हूं। इसका मतलब कि G1 के किसी भी दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने पर जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो G1 को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि G1 एक खुद ग्रुप है। खुद ग्रुप होने का मतलब उसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी। तो जैसे ही उसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी, इसका मतलब उसके किसी भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन वो खुद एक ग्रुप का एलिमेंट ही देगा।
यहां पर मैंने G1 और G1 डैश कैपिटल G1 का एलिमेंट लिया तो उसका मल्टीप्लिकेशन मुझे G1 और G1 डैश मिल गया। इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे जो मिला वो कैपिटल G1 का ही मिल गया। G2 और G2 डैश जो है वो कैपिटल G2 को बिलोंग कर रहा है। जब मैंने उसका मल्टीप्लिकेशन करा तो रिजल्ट मुझे G2 और G2 डैश मिल गया। इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी G2 में बिलोंग करेगा, क्योंकि G2 खुद एक ग्रुप है। ऐसे करते करते Gn और Gn डैश कैपिटल Gn में बिलोंग कर रहा है। कैपिटल Gn आपका ग्रुप है, ग्रुप होने के मतलब उसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के नाते Gn और Gn डैश का मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप में ही बिलोंग करेगा, Gn में ही बिलोंग करेगा। तो आपके पास ये वाला रिजल्ट भी बिलोंग करेगा Gn में। जनरली मैं अगर यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट को लिखने के बाद अगर ये वाला पॉइंट लिख दूं कि Gi और Gi और Gi डैश जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल Gi में, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो समझ आया? क्योंकि ये लाइन अगर मैं लिख दूंगा तभी वो ग्रुप बन पाएगा, अगर मैं ये लाइन नहीं लिख पाऊंगा तो वो ग्रुप नहीं बन पाएगा। और ये लाइन क्यों लिखा उसका मेन रीजन आपको पता चल गया कि कोई भी Gi और Gi डैश कैपिटल Gi में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कैपिटल Gi ग्रुप है। तो कैपिटल Gi क्या करता है, अपने सारे के सारे एलिमेंट्स में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाता है। तो उसका मतलब है कि उसके किसी भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उसके वो ग्रुप का एलिमेंट ही देगा। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है कि आप G1 और G1 डैश का वो लिखोगे अगर मल्टीप्लिकेशन तो वो कैपिटल Gi में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपको समझ आया? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ये आपको समझ आया? उसके बाद एसोसिएटिव आती है। सिंपल सा मीनिंग है एसोसिएटिव, आप लोग खुद ट्राई करिए क्या करना है। आप एसोसिएटिव का मतलब क्या कि मान लीजिए आपके पास ये कंडीशन है, जैसे मान लीजिए यही एक कंडीशन आई है ये वाली, आप इसका एक बार और एसोसिएटिव के लिए आप इसका एक बार और प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, G1 डबल डैश मान लो, G2 डबल डैश, ऐसे करते करते Gn डबल डैश इसके साथ। तो आपको देखिए अब यहाँ पर ये बिलोंग कर रहा है G1 में, ये भी बिलोंग कर रहा है G1 में। तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, G1 डैश, G1 डबल डैश, G2 डैश, G2 डबल डैश, G3 डैश, G3 डबल डैश, डॉट 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 डॉट, Gn डैश, Gn डबल डैश। आपको इस तरीके के एलिमेंट मिलेंगे और इस तरीके के एलिमेंट ये सारे के सारे ग्रुप G1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि तीनों एलिमेंट ग्रुप G1 कैपिटल G1 का है। इसका मतलब उसमें किसी भी तरीके का मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन लगवा दो तो वो आपका कैपिटल G1 में ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो है वो कैपिटल G1 में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी कैपिटल G2, यहाँ पर भी तीनों का तीनों कैपिटल G3 में बिलोंग कर रहा है। और आप जानते हो वो कैपिटल G1 G2 G3 क्योंकि ग्रुप है, तो ग्रुप होने का मतलब वो एसोसिएटिव भी होगा। तो मैं यहाँ पर ये लगा सकता हूँ दिस कंडीशन, एसोसिएटिव लगा सकता हूँ। और एसोसिएटिव लगाने का मतलब हर एक कंडीशन पे एसोसिएटिव लॉ लगाते ही ये वाला रिजल्ट मेरे पास G1 अलग हो जाएगा, G2 अलग हो जाएगा, G3 Gn अलग हो जाएगा और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। फिर इन दोनों को अलग अलग कर लूंगा तो मेरे पास ये मिल जाएगा, G1 से लेकर Gn तक अलग हो जाएगा। अगली बार मुझे मिलेगा G1 डैश, G1 डबल डैश से लेकर Gn डैश और Gn डबल डैश तक मुझे सारा मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? ये तो अलग हो ही चुका है, अब मैं इसे अलग कर लूंगा और आप देख सकते हो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। शुरू की दो चीज का प्रोडक्ट जब थर्ड के साथ कर रहा था तो वो बराबर आ रहा था, लास्ट का दो प्रोडक्ट और फिर फर्स्ट अलग प्रोडक्ट, तो आपका एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो गया। तो एसोसिएटिव लॉ उसी से प्रूफ हो जाता है जनरली, और 99% केस में तो होता ही है, कहीं कहीं नहीं होता। जरूरी नहीं है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं हो जानी चाहिए कि हर जगह एसोसिएटिव होता ही है, नहीं होता हर जगह। तो इस वाली कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपको समझ है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी लॉ। हम लोग ये दिखाएंगे कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी अब चल रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप इस वाले कार्टेशियन का किसके साथ कंपोजिशन ले लो ताकि यही सेम टू सेम दे दे। आप G1 G2 G3 डॉट 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 Gn का किसके साथ, X Y Z डॉट 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 W किसके साथ कंपोजिशन ले लो ताकि रिजल्ट आपको G1 G2 डॉट 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 Gn ही दे दे। ये आपको समझ है? सिंपल सा मीनिंग है, ये आपको समझ है। ये वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है इसका, इस वाले कोऑर्डिनेट का आप किसके साथ
किस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ कंपोजिशन करो ताकि रिजल्ट आपको सेम टू सेम G1 G2 G ऐसे पूरा करके दे दे। अब आपको इन दोनों ऑपरेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन करना आता है। आपके सामने ये दो चीजें लिखी हुई हैं और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई हैं, दो कोऑर्डिनेट। तो आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखोगे, जहां पर ये स्मॉल G1 आपका x के साथ हो जाएगा, अगली बार स्मॉल G2 आपका y के साथ हो जाएगा, अगली बार स्मॉल G3 आपका z के साथ हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, अगली बार स्मॉल Gn आपका w के साथ हो जाएगा, और ये बराबर आएगा आपका स्मॉल G1 स्मॉल G2 स्मॉल G3 डॉट 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 स्मॉल Gn के। और आप जानते हो दो कोऑर्डिनेट आपस में बराबर है, इसका साफ साफ मीनिंग क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के बराबर होगा। इसका मतलब यहां से आपका G1x इज इक्वल टू G1 आ गया, अगली बार आपका G2y इज इक्वल टू G2 आ गया, फिर अगली बार आपका G3z इज इक्वल टू G3 आ गया। इसी तरीके से करते करते आपका Gn इज इक्वल टू Gn आ गया। और देखिए अब यहाँ पे G1 से G1 काट मत देना, हाँ वैसे काट सकता हूं मैं बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेकिन आपके पास ये G1 एक एलिमेंट है कैपिटल G1 का, तो आप इस G1 को हटाने के लिए दोनों के लेफ्ट साइड में G1 इनवर्स का कंपोजिशन ले सकते हो, क्योंकि कैपिटल G1 आपका ग्रुप है तो ग्रुप होने के नाते उसके पास इनवर्स बिलोंग करेगा, समझ आया। तो आप दोनों तरफ G1 इनवर्स का कंपोजिशन ले सकते हो, तो रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। और आप अगर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाना चाहो, क्योंकि कैपिटल G1 एक ग्रुप है तो ग्रुप का मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई करेगा, तो आप लगा दो, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ गया, z इज इक्वल टू 1 आ गया, ऐसे डॉट 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 w इज इक्वल टू भी 1 आ गया। इसका मतलब जो आपके पास ये आइडेंटिटी कोऑर्डिनेट था वो कुछ इस तरीके से आएगा 1, 1, 1 डॉट 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 1। ये आपको समझ आया? तो ये आपका आइडेंटिटी कोऑर्डिनेट आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया इस कोऑर्डिनेट का, समझ आया? आगे बढ़े, ठीक है। अब हमारे लास्ट चलेगा कौन सा, इनवर्स वाला, कि यहाँ पर इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो देखिए उसके ऊपर किस तरीके से होगा, उसको मैं इस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स उसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं कि इस G1 G2 G3 ऐसे इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, किसका मतलब P Q R ऐसे कर करके ऐसे तक मान लो मैं किसका मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1 1 1 सब दे दे। तो अब देखो ये दे दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास इस तरीके से डिफाइन होगा कि G1 P के साथ जाएगा, G2 Q के साथ जाएगा, यहाँ पर G3 जो है वो R के साथ जाएगा, डॉट 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 डॉट, Gn जो है अगली बार S के साथ जाएगा, और वो बराबर आएगा 1, 1, 1 डॉट 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 1 के। ये आपको समझ आया? अब कंपेयर करना फिर से आता है आपको, फर्स्ट से कंपेयर करोगे, सेकंड से, थर्ड से, तो आपको मिल जाएगा G1 P इज इक्वल टू 1, यहाँ मिल जाएगा G2 Q इज इक्वल टू 1, यहाँ मिल जाएगा G3 R इज इक्वल टू 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ मिल जाएगा Gn S इज इक्वल टू 1। ये आपको समझ आया? अब P की वैल्यू निकालनी है, तो P का वैल्यू आपके पास आ गया 1/G1, जिसको आप G1 इनवर्स भी बोल सकते हो, मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि आपके पास Q2 इज इक्वल टू आ गया 1/G2, जिसको आप G2 इनवर्स भी बोल सकते हो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है। ऐसी R इज इक्वल टू G3 का इनवर्स आ गया, ऐसी डॉट 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 S इज इक्वल टू Gn का इनवर्स आ गया। तो आपके पास ये इनवर्स एलिमेंट कौन सा हो गया, मैं यहाँ लिखूंगा, ये हो गया पहला G1 इनवर्स, अगला G2 इनवर्स, अगला G3 इनवर्स, डॉट 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 Gn इनवर्स। ये आपको समझ आया? तो आपने देख लिया कि उस वाले कोऑर्डिनेट का इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जैसे ही चारों कंडीशन प्रूफ हो गई, क्लोजर वाली, एसोसिएटिव वाली, आइडेंटिटी वाली, इनवर्स वाली, मैं साफ साफ कह दूंगा कि ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट था वो ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। जो उसने बोला था इट इज इजी टू वेरीफाई दैट, जो उसने लाइन लिखी थी यहाँ पे, इट इज इजी टू वेरीफाई दैट G इज इक्वल टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस डॉट 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 Gn इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन, जो नीचे कंपोजिशन लिखा था। तो उसका प्रूफ यहाँ पर ये है कि वो इस तरीके से जो है ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि उसके पास वो चारों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी। आपको समझ आया? तो ये इसका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया है। हाँ, बात आती है इनफाइनाइट वाले की, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ही बात कर लूं। जनरली मैंने बता दिया फाइनाइट इनफाइनाइट, सिंपल सा मीनिंग है यार, अगर फाइनाइट मिल जाएगा तो उसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा तो कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लीजिए, एग्जांपल नहीं पहले समझिए,
ये समझिए कब कब आपको इन्फिनाइट देगा। क्वेश्चन दिमाग में, क्वेश्चन या तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर पॉज करके फिर सोचिए कि कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड, कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको कब कब इन्फिनाइट कोऑर्डिनेट देगा। पॉज करके सोचिए, दोबारा रिपीट करूं, आपके पास मान लीजिए कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब प्रोडक्ट करने पर आई है, वो कब कब इन्फिनाइट हो सकती है। सोचिए, हो गया? बताता हूं, देखो, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप एक बार समझिए फिर आप अच्छा हो जाएगा। क्या कि आपके पास G1, G2, G3 डॉट 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 ये कब आ सकता है? ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनफिनाइट कब हो सकती है, ये सोचिए। रिजल्ट ये लिखा हुआ। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब आपके पास कोई भी, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, G1, कैपिटल G2, कैपिटल G3 डॉट 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 कैपिटल Gn, आपके पास ये जितने भी ग्रुप हैं, अगर उनमें से, उन ग्रुप में से भी एनीवन का मतलब कोई भी एक साइड, कोई भी एक ग्रुप अगर इनफिनाइट हो गया तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट के साथ कंपोजिशन लेते हो। तो अगर कोई भी एक चीज इनफिनाइट है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो भी इनफिनाइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है कि अगर आपके पास ये सारे के सारे ग्रुप ही, सेकंड कंडीशन आती है कि अगर ये सारे के सारे ग्रुप जो दिए हुए हैं, गिवन ग्रुप, मैं गिवन ग्रुप लिखना चाहूंगा, ये सारे के सारे गिवन ग्रुप ही अगर इनफिनाइट हो जाए तो मेरे पास इनफिनाइट आ सकता है। एक इनफिनाइट हो रहा था तो इनफिनाइट आएगा ही, सारे के सारे इनफिनाइट हो गए तो भी तो इनफिनाइट ही आएगा। ये आपको समझ आया? मतलब ये भी इनफिनाइट, ये भी इनफिनाइट, ये भी इनफिनाइट, ये भी इनफिनाइट, ऐसे करते करते ये भी इनफिनाइट, तो भी आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनफिनाइट आएगा। उसके बाद एनीवन ग्रुप, इसका अगर कोई एक भी हो रहा था तो एक इनफिनाइट होने की वजह से सारे इनफिनाइट हो जाएंगे। हम लोग लोअर क्लासेस में काफी अच्छे से पढ़ते हैं इस चीज को कि अगर एक भी चीज इनफिनाइट है, उसका प्रोडक्ट करवा रहे हैं किसी भी चीज के साथ, तो वो भी आपके पास इनफिनाइट ही आएगा। और सारे ही इनफिनाइट है तो इनफिनाइट आना ही है, तो यहाँ पर वो यही तो लिखा हुआ है। थर्ड चीज काफी अच्छी चीज है, और ये थर्ड चीज ये है कि अगर आपके पास ये खुद G1, G2, G3 करते करते ये खुद ही ना रुके, कहीं ना रुके, मतलब G1 मिल गया, G2 मिल गया, G3 मिल गया, डॉट 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 चलता चला गया, एंडिंग पॉइंट मिला ही नहीं। मेरे को यही नहीं पता मैं कितने ग्रुप का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करवा रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मैं कितने ग्रुप, कितने G1, G2, G3, G4 एग्जिस्ट करते हैं जिनके बीच में मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहा हूँ, मतलब G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस डॉट 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 करवा रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता। इसका मतलब ग्रुप आपके पास जिनकी प्रोडक्ट करवा रहे हो वो इनफिनाइट है, तो आपके पास उनके कार्टेशियन एलिमेंट जो होंगे कोऑर्डिनेट, वो भी इनफिनाइट होगा। तो ये आपके पास कुछ कंडीशन है कि कब आपके पास वो ग्रुप जो है उसका कोऑर्डिनेट इनफिनाइट हो सकता है। ये आपको समझ आया? तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट अब हो चुका है फिनिश, और मेरे को उम्मीद है काफी अच्छा समझ आया होगा। एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं, टॉपिक फिनिश करेंगे, खत्म। एग्जांपल देखिए, काफी अच्छा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए, पहले क्या लें, जैसे मान लीजिए क्या लें, पहला एग्जांपल जो है कुछ इंटीजर के अभी ऊपर काम चल रहा था, मैं यही ले लेता हूँ जो मैंने अभी बताया था, इंटीजर वाली वो ले लेता हूँ, काफी अच्छा है। देखिए क्या कि आपके पास एक ग्रुप G1 है जो कि इंटीजर है, Z मतलब इंटीजर है ग्रुप में, जो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आपके पास एक ग्रुप G1 है जिसके एलिमेंट जो है अंदर Z1 लिखा हुआ है और वो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना रहा है, और G2 जो है वो आपके पास मान लीजिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। आप लोग देख सकते हो ये जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। तो हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों के बीच में, G1 और G2 के बीच में कार्टेशियन जो है वो करवाना है, प्रोडक्ट करवाना है। तो मतलब हमें G1 क्रॉस G2 करवाना है। तो G1 क्रॉस G2 करवाने के लिए कार्टेशियन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करवा रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करवा रहे हैं। इसका मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने के लिए पहले जो हम G1 करवाएंगे, G1 के पास इंटीजर टाइप के एलिमेंट है, फिर हम लोग G2 का करवाएंगे और G2 के पास सिर्फ 3 एलिमेंट है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब हमें चाहे कोई भी एलिमेंट मिले, कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिले, उसका पहला एलिमेंट हमेशा एक इंटीजर ही होगा Z, और अगला एलिमेंट 1 हो सकता है। अगली कंडीशन है कि पहला एलिमेंट इंटीजर हो जाए,
अगला एलिमेंट W हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, ओमेगा सॉरी W नहीं। अगली कंडीशन है कि पहला एलिमेंट Z हो जाए और अगला एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर हो जाए। मतलब आपको जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का ही मिलेगा कि जिसमें पहला एलिमेंट कोई भी इंटीजर होगा, चाहे आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो, ये वाला कोऑर्डिनेट हो, ये वाला कोऑर्डिनेट हो, तीनों में पहला जो आपके पास एलिमेंट आएगा वो इंटीजर होगा, क्योंकि जेड जो है वो जीवन में बिलोंग कर रहा है और जीवन आपका फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट एलिमेंट हमेशा इंटीजर का ही आएगा। बात आती है सेकंड एलिमेंट की। सेकंड एलिमेंट जो है वो G2 है। G2 के पास सिर्फ 3 एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो उसके लिए मेरे पास जो ये एलिमेंट है, सॉरी सेट G2 जो सेकंड सेट है, उसके लिए एलिमेंट 1 है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनके अलावा और कोई कंडीशन दी ही नहीं है, तो और कुछ आ ही नहीं सकता। इसका मतलब जब आप इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाओगे तो आपको इन 3 टाइप के एलिमेंट ही मिलेंगे। तो आप इसका एक सेट बना दो जिसके अंदर ये लिख दो, वेयर स्मॉल जेड इज बिलोंग टू कैपिटल जेड का मतलब इंटीजर, एंड 1 ओमेगा स्क्वायर बिलोंग टू G2। ये आपको समझ आया। और सिंपल सा आपके पास ये और ये सिंपल सा आपके पास ग्रुप कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से आप करवा सकते हो। एक बात और, आपको यहाँ पे जेड जो दिया हुआ है वो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ दिया हुआ है। इसका मतलब इस बात को मत भूलना, क्या मत भूलना, कि यहाँ पर जो आप एलिमेंट जेड लिखोगे, समझ रहे हो, यहाँ पर जो आप एलिमेंट जेड लिखोगे उसको ऐड करोगे। जैसे 2 और 4 लिख दिया तो 6 करोगे, 5 और 6 लिख दिया तो 11 करोगे, 7 और 8 लिख दिया तो 15, हाँ 15 करोगे। तो इस तरीके से करना है, ये आपको समझ आया? तो सिंपल सा मीनिंग है और मेरे को उम्मीद है कर लोगे। सिंपल सा एग्जाम्पल था। ऐसे आपको मान लो कुछ भी, मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ आपको, कि जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि 1 माइनस का 1 आयोटा और माइनस के आयोटा की प्रोडक्ट करवाइए आप, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का i प्लस माइनस का j और प्लस माइनस का k इसके साथ। ये समझ है? आप जानते हो ये वाला क्वाटरनियन ग्रुप है Q8 और ये वाला फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये वाला फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। आप इन दोनों के बीच में करवाइए, होमवर्क में आपका ये। और बाकी आपकी बुक से, क्योंकि मैं होमवर्क देने वाला कौन होता हूँ, बाकी आपकी बुक में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करिए। इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से आना चाहिए, इंट्रोडक्शन ही सारी मेन चीज होती है। ये मेरे लिए कुछ नहीं है क्योंकि मेरे को इंट्रोडक्शन आता है और काफी अच्छे से आता है, मुझे हर एक पॉइंट का लॉजिक पता है, इसलिए मेरे लिए एग्जाम्पल कुछ नहीं होते। ये आपको समझ है? तो बस बाकी हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन का, हम लोग सॉरी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। आगे बहुत लंबा टॉपिक जाने वाला है, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला टॉपिक बहुत लंबा जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, थ्योरम है, ये है, फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या है। तो चलिए आगे हम लोग किसी और वीडियो में मिलेंगे। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।